हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग करंट अफेयर्स। नवंबर मंथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज थी उनको यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। तो क्या क्या है आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग बैंक्स हैं या इंटरनेशनल बैंक्स हैं जिसमें कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो सबसे पहले हम बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फिर हम आरबीआई जिस भी वजह से न्यूज में था, जैसे कि कुछ नई गाइडलाइंस उन्होंने लेकर आया है या फिर केवाईसी के नए नॉर्म्स लेकर आया है, तो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी न्यूज में है उनकी न्यूज हम देखेंगे। एंड डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी न्यूज है वो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू। एंड वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई नो अभी आप लोगों के आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम चल रहे हैं और कल भी आपका एग्जाम है, इसलिए मैंने ये वीडियो आज के आज रेडी कर लिया है। इसमें हम कंप्लीट नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये बैंकिंग करंट अफेयर्स हैं आपके आने वाले हर एक बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम, फाइनेंशियल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम होते हैं, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए, इनफैक्ट आपके इंटरव्यू के लिए भी यूजफुल है। ओके, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड यस, पीडीएफ आप ले सकते हैं बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन नवंबर मंथ की विथ 150 एमसीक्यू अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप यहां से मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ बैंकिंग अपॉइंटमेंट से। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बैंकिंग अपॉइंटमेंट हुई है, जो क्वेश्चन इंटरव्यू में फ्रेम किया जा सकता है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है मसातो कांडा। क्या नाम है इनका? मसातो कांडा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट होंगे। और इनका टेन्योर 24 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगा और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11th नंबर के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, किसको सक्सीड करने वाले हैं? सो मासासागु आसाकावा को ये सक्सीड करने वाले हैं। क्लियर? अगर हम बात करें अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फॉर्मेशन किया गया था 1966 में फिलीपींस मनीला में। प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसातो कांडा नए प्रेसिडेंट, और 11th नंबर के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा है। डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया कौन है? मियो ओका। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विकास सील। ये क्वेश्चन रिसेंटली सेबी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। एंड एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? स्मिता सारंगी है। रिसेंटली एक नया देश है जिसका नाम है इजराइल, उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने हो चुके हैं? 69 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। एसबीआई फंड मैनेजमेंट ने रिसेंटली नंद किशोर जी को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है, जो कि शमशेर सिंह को सक्सीड करने वाले हैं। ठीक है, एसबीआई फंड मैनेजमेंट हैज अपॉइंटेड नंद किशोर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ही विल टेक ओवर फ्रॉम शमशेर सिंह। ठीक है, एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के नए सीईओ आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, एफएसआईबी क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, एफएसआईबी ने रिसेंटली विनोद कुमार जी का नाम सजेस्ट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक जो कि चेन्नई बेस्ड एक बैंक है जिसका फॉर्मेशन 1907 में हुआ था। एंड प्रेजेंटली जो एमडी एंड सीईओ है वो है शांतिलाल जैन। कौन है अभी? शांतिलाल जैन है। और यहाँ पे इनको सक्सीड कौन करेगा? विनोद कुमार। ठीक है, विनोद कुमार जी का नाम रिकमेंड किया है एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक। किसने रिकमेंडेशन दिया है? एफएसआईबी ने रिकमेंडेशन दिया है। क्लियर? नेक्स्ट नाम आता है राहुल भावे का। ये है राहुल भावे और इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया गया है आईएफसीआई का। आईएफसीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहले राहुल भावे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे और अब इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया गया है। क्लियर है? आईएफएससी इसका मतलब है आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में अपॉइंटमेंट्स हुए थे, जैसे कि एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक।
तो पंजाब नेशनल बैंक हम सभी को पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसके एमडी और सीईओ तो हमें पता होने ही चाहिए। तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? अशोक चंद्र है। एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी को रीअपॉइंट किया गया है। सीएफओ ऑफ एचएसबीसी, तो पहली बार कोई फीमेल एचएसबीसी बैंक की सीएफओ बन रही है, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कौन है ये? पाम कौर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि ब्रिटिश इंडियन आपको देखने को मिलेंगी। सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन सेस बैंक कौन है? प्रणव चावड़ा है। और चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम, जो एनपीएस ट्रस्ट होता है, एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड की चेयरमैन किसे बनाया गया है? चित्रा जय सिम्हा को बनाया गया है। रिसेंटली ये कुछ और अपॉइंटमेंट है जो कि बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है यहाँ तक? सब कुछ बढ़िया। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है प्रवीणा राय। प्रवीणा राय को सीईओ एंड एमडी बनाया गया है एमसीएक्स का। एमसीएक्स का मतलब होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? प्रवीणा राय बनी है। ठीक है, और इनका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा। एमसीएक्स ने ऑपरेशन करना 2003 में शुरू किया था और इसको गवर्न करने का काम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी करती है। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इसको भी मैनेज करने का काम, गवर्न करने का काम सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है। डन? ओके है जी। चलिए, तो ये थे हमारे बैंकिंग सेक्टर के नवंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। नाउ बात करते हैं अदर न्यूज, जो कि आरबीआई एंड अदर बैंक्स पे बेस्ड है। सबसे पहली बात, आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया? हम यहाँ पे जो यूपीआई 123 पे यूज करते हैं उसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया है 5,000 रुपीज से बढ़ाकर 10,000 रुपीज। यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंटली आरआरबी एग्जाम में भी पूछे गए थे, आपके आरबीआई एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो यूपीआई और आपके इंटरव्यू में तो पूछे जाते ही हैं, तो यूपीआई से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यूपीआई को मेंटेन या रेगुलेट करने का काम एनपीसीआई करता है। ठीक है, तो यूपीआई 123 पे, यूपीआई 123 पे को 2022 में लॉन्च किया गया था। इसमें आप विदाउट इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं अपने नॉर्मल बेसिक फोन से। यहाँ आरबीआई ने रिसेंटली यूपीआई 123 पे की लिमिट को इंक्रीज कर दिया है 5,000 रुपीज से बढ़ाकर 10,000 रुपीज रिसेंटली किया है, जिससे हमारे देश में हम डिजिटल पेमेंट्स को और प्रमोट कर सके। ठीक है, अगर हम बात करें यूपीआई 123 पे को मेंटेन कौन करता है, इंप्लीमेंट कौन करता है, तो आरबीआई एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई करती है। क्लियर है? इसके अलावा यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट भी इंक्रीज कर दी गई है, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। इसकी लिमिट को 2000 से बढ़ाकर 5,000 रुपीज कर दिया है। मतलब हम अपने जो वॉलेट में रिचार्ज करते हैं, पहले रिचार्ज अमाउंट 2000 रुपीज था, अब रिचार्ज अमाउंट को बढ़ाकर 5,000 रुपीज कर दिया है। तो यूपीआई वॉलेट लिमिट भी बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, RBI new framework for converting FPI holding to the FDI। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आपके पास एफपीआई मोर देन 10% है तो आरबीआई कहता है कि आप अपने एफपीआई को कन्वर्ट करा सकते हैं एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। ये फ्रेमवर्क पब्लिश किया है, ये गाइडलाइंस पब्लिश की है रिसेंटली बाय द आरबीआई। अभी मैं आपको बेसिक डिफरेंस भी बताऊंगी कि एफपीआई एंड एफडीआई में क्या अंतर होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द एफपीआई एंड एफडीआई। ओके है जी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है दैट अलाउ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब एफपीआई टू कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट इनटू द एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट if their holding exceed the 10% equity threshold in Indian company। ठीक है, अगर आपने इंडियन कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं और आपकी जो शेयर होल्डिंग है वो एक्सीड कर जाती है या मोर देन 10% हो जाती है, तो पहले क्या था, आप अपने एफपीआई को क्या कर सकते हो, मतलब आपकी जो पोर्टफोलियो था आप उसको बेचोगे, लेकिन अभी बोला है कि आप अपने एफपीआई को कन्वर्ट कर सकते हैं एफडीआई में। Previously, FPI holding more than 10% in the company were required to either sell off the excess stake or reclassify it as FDI। ठीक है, पहले ये था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ सेक्टर रिस्ट्रिक्टेड है
ठीक है, जहां पर आप एफपीआई को एफडीआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं वो सेक्टर? तो जहां पर एफडीआई रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि गैम्बलिंग एंड बैटिंग, रियल एस्टेट बिजनेस एंड निधि कंपनीज में। ठीक है, चलिए अब एफपीआई और एफडीआई में क्या अंतर होता है? तो पहली चीज तो नाम का अंतर होता है। ठीक है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति जब किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के साथ साथ उसके शेयर्स को एक्वायर कर लेता है, बोर्ड का मेंबर बन जाता है, और जिसके बाद डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी आ जाती है, वो आपका एफडीआई कहलाता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस ओनर इन इंडिया बाय अ फॉरेनर। इसको हम एफडीआई कहते हैं। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है इंडियन कंपनीज में। यहाँ पर वो केवल इंडियन कंपनीज के स्टॉक एंड बॉन्ड्स को परचेज कर सकता है, ना कि असेट्स को। जबकि एफडीआई में आपके पास डायरेक्टली क्या आ रहे हैं? असेट्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप केवल बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं तो जो एफडीआई इन्वेस्टर्स होते हैं उनका काफी एक्टिव रोल होता है कंपनी की पॉलिसी में, पॉलिसी मेकिंग में। लेकिन एफपीआई जो होल्डर्स होते हैं उनका कोई भी कंपनी की डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं होता। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है एफडीआई का, जबकि एफपीआई का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे फॉरेन कंपनी के जो आपके फिजिकल असेट्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं। मतलब कोई इन्वेस्टर अगर एफडीआई कर रहा है तो उसके पास कंपनी के असेट, फिजिकल असेट भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एफपीआई में केवल बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द एफपीआई एंड एफडीआई। लेकिन अगर एफपीआई आपकी मोर देन 10% है तो आप उसको एफडीआई में कन्वर्ट करा सकते हो, ऐसा आरबीआई ने कहा है। क्लियर हो गया इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट करेंगे अबाउट द कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक ने 2 नए इनोवेटिव फीचर्स को लॉन्च किया है। ऐसे सारे स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहे या फिर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहे, तो कर्नाटका बैंक उनको लोन ऑफर करती है। तो यहाँ पे कर्नाटका बैंक ने 2 नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। पहला है केबीएल पीक और दूसरा है केबीएल जीनियस। केबीएल पीक क्या है? ये एजुकेशनल लोन के लिए डिजाइन किया गया है फॉर स्टूडेंट अगर वो हायर स्टडी परस्यू करना चाहते हैं, जिसमें अप टू 2 करोड़ रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें ट्यूशन फी, आपका जो होम अलाउंस होता है, आपकी कॉलेज की फी, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। अगर आपको लैपटॉप परचेस करना है तो उसकी फी भी यहाँ पे इंक्लूड होगी। तो अप टू 2 करोड़ रुपीस तक का लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और केबीएल जीनियस जो है वो स्टूडेंट को सेविंग हैबिट उनकी डेवलप हो, सेविंग अकाउंट्स वो ओपन करें जिसके कारण उनकी फाइनेंशियल नीड फुलफिल हो, इसलिए केबीएल जीनियस अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों इनिशिएटिव कर्नाटका बैंक के हैं। कर्नाटका बैंक का फॉर्मेशन 1924 में हुआ था। मंगलुरु कर्नाटका इसका हेडक्वार्टर है। एंड श्री कृष्ण हरिहर शर्मा एमडी एंड सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, अभी एक कंपनी है फूड डिलीवरी कंपनी जिसका नाम है जोमैटो। काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, ग्रोथ कर रही है। तो जब कोई कंपनी ग्रोथ करती है और वो शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जब शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो टॉप 30 या फिर टॉप 50 इंडेक्स में तो आ ही जाती है। तो अब जोमेटो जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 इंडेक्स में आ रहा है 23 दिसंबर से, और ये रिप्लेस कर रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील को। क्लियर हुआ? तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी जाइंट जोमेटो will become a part of benchmark Bombay Stock Exchange BSE Sensex, replacing JSW Steel from the 23rd of December। तो टॉप 30 स्टॉक इंडेक्स में जोमेटो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो टॉप 50 सेंसेस होता है उसको भी रिशफल किया गया है। इसमें कुछ नई कंपनीज को एड ऑन किया गया है। जोमेटो के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जबकि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और माइंड ट्री को यहाँ पर टॉप 50 के इंडेक्स से बाहर रखा गया है। मतलब उनकी ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है जितना इन कंपनीज की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। डन? चलिए नेक्स्ट। सेबी अबॉलिश 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंडेट फॉर पब्लिक इशू। जब किसी कंपनी के आईपीओ आते हैं, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी कोई आईपीओ लेकर आती है तो उनके आईपीओ की जो पब्लिक शेयर वैल्यू है, तो शेयर वैल्यू का 1% जो है वो मैंडेटरी होता है कि आपको अपने पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये जो रूल है, मैंडेटरी वाला रूल, उसको सेबी ने खत्म कर दिया है। ठीक है,
Security and Exchange Board of India has abolished the requirement for issuer company to deposit 1% of the issue size with stock exchange before launching public issue of equity share. तो 1% आपको आपके जो शेयर्स का साइज है उसका आपको डिपॉजिट करना होता था सेबी के पास, बट अब वो रूल यहाँ पे हटा दिया गया है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं अबॉलिश कर दिया गया है बाय द सेबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एशियन डेवलपमेंट बैंक boost climate financing following world first sovereign guarantee by the US and Japan। अब लगातार जो है हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे फोकस कर रहे हैं। रिसेंटली जो कॉप 29 की मीटिंग हुई थी बाकू अजरबैजान में, वहां पर भी हमने डिसाइड किया है कि एनुअली हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग करनी है $300 बिलियन की। ये बात भी सामने आई है, करेक्ट है। तो यहाँ पे अब एशियन डेवलपमेंट भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग करना चाहता है, लेकिन गारंटी कौन देगा कि मैंने किसी एक कंट्री में फाइनेंस किया वो हमें रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी कौन देगा। तो यहाँ पे गारंटियर आते हैं सामने यूएसए एंड जापान। तो पहली बार यूएस और जापान की गारंटी के साथ यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड का पहला सोवरियन गारंटी या फिर वर्ल्ड के पहले आपके क्लाइमेट फाइनेंस को कर रही है जो कि गारंटीड है। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक will expand its climate related lending up to $7.2 billion following sovereign guarantee from the USA and Japan। ये पहला बॉन्ड है या पहली बार इस तरीके की फाइनेंसिंग हो रही है जिसमें गारंटी क्लाइमेट फाइनेंस की प्रोवाइड की जा रही है। यूएसए $1 बिलियन की गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, वही जापान $600 बिलियन की गारंटी को प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो $7.2 बिलियन का टारगेट है कि क्लाइमेट फाइनेंस करना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो पहला जो इसका बेनिफिशियरी होगा वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान के प्रोजेक्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट करेगी जहां पर इनका टारगेट है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को जनरेट करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस से इंफॉर्मेशन मेंशन है, आप चाहो तो वापस से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर आरबीआई ने एक सर्वे किया था। आरबीआई ने क्या सर्वे किया, जो इंडियन बैंक्स हैं उनका ओवरसीज प्रेजेंस कितना है और हमें कितना और ज्यादा मार्केट को एक्सपांड करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये आरबीआई का सर्वे है, इसके कुछ की हाइलाइट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडियन बैंक एक्सपेंडेड देयर इंटरनेशनल प्रेजेंस इन 23-24, ये आरबीआई का सर्वे है। आरबीआई क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉय ओवरसीज ये भी इंक्रीज होते जा रहे हैं इंडियन बैंक के। तो 23-24 में इंडियन बैंक इंक्रीज देयर ओवरसीज प्रेजेंस बाय एक्सपांडिंग बोथ देयर बैलेंस शीट साइज एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एम्प्लॉय। यहाँ पर जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ग्रो हुई है वो 8.2% की हुई है। हम ओवरसीज ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमारे देश के जो बैंक्स हैं, बैंक्स की जो अदर कंट्रीज में ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में और उन ब्रांचेस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ओवरसीज ब्रांचेस में एम्प्लॉय हैं उनकी ग्रोथ 8.2% हुई है। ठीक है, ये बात यहाँ पे मेंशन की है। फॉरेन बैंक इन इंडिया, अब ऐसा नहीं है कि केवल हम ही अपना प्रेजेंस इंक्रीज कर रहे हैं, अलग अलग देशों के जो बैंक्स हैं वो भी ब्रांचेस को इंडिया में ओपन कर रहे हैं। ऐसे बैंक जिनके हेडक्वार्टर दूसरी कंट्रीज में होते हैं और जिनकी ब्रांचेस इंडिया में होती हैं उन्हें हम फॉरेन बैंक कहते हैं। तो फॉरेन बैंक इंडिया अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस और एम्प्लॉय की बात करें तो इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ ब्रांचेस 0.6% इंक्रीज हुआ है और उनमें एम्प्लॉय 1.4% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट बात हुई है डिपॉजिट इन ओवरसीज ब्रांचेस। तो ओवरसीज ब्रांचेस में डिपॉजिट साइज है वो भी 8.8% ग्रोथ हुआ है। ये रिपोर्ट पब्लिश की है आरबीआई ने। क्लियर है, तो क्या क्या याद रखना है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है ओवरसीज ब्रांचेस में विच इज 8.2%, डिपॉजिट साइज इंक्रीज हो रहा है विच इज 8.8%। इसके अलावा जो फॉरेन बैंक है इंडिया में उसमें भी एम्प्लॉय साइज इंक्रीज हो रहा है 0.6% और ब्रांचेस भी इंक्रीज हो रही है 1.4%। डन, नेक्स्ट। अब यहां पर देखिएगा, आरबीआई चाहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और ज्यादा हो, मतलब आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, जो फ्रेमवर्क है, लोगों को समझ में आना चाहिए। इतनी भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं और वो भी इंग्लिश में करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्राइबल कम्युनिटी और रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं वो सभी फाइनेंशियल चीजों को समझें। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि बुकलेट पब्लिश की है संथाली लैंग्वेज में। किस भाषा में, संथाली लैंग्वेज में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिएट बुकलेट in Santhali language to promote financial awareness among the tribals। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 5 स्पेसिफिक बुकलेट्स को पब्लिश किया है संथाली लैंग्वेज में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहां पर, उड़ीसा स्टेट में। कहां पर पब्लिश हुआ है ये, उड़ीसा स्टेट में पब्लिश हुआ है।
ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने इसको रिवील करने का काम किया है। क्लियर है? इट इज अ पार्ट ऑफ 90th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये जो बुकलेट्स है वो बच्चों के लिए, फार्मर्स, इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे, जिससे उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में, जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में संथाली भाषा में इंफॉर्मेशन हो। ओडिशा के बाद इसे कुछ और राज्यों में भी लॉन्च किया जाएगा जहां पे संथाली बोली जाती है, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड त्रिपुरा एंड झारखंड। क्लियर है? अच्छा, कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल रहा था कि हम यहाँ पे वन स्टेट वन आरआरबी की पॉलिसी लेकर आते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमारे राज्यों में जो भी आरआरबीज हैं उनके अमलगमेशन का काम चल रहा है, उनके मर्जर का काम चल रहा है, वो भी 4th नंबर के फेज में। पहले ऑलरेडी कई सारे फेजेस में अमलगमेशन हो चुका है, अब 4th नंबर के फेज को स्टार्ट किया गया है। और 4th नंबर के फेज में हमारा टारगेट है कि हमारे देश में प्रेजेंटली जो 43 आरआरबीज हैं उनकी साइज को रिड्यूस करके हम कितना कर देंगे? 28 कर देंगे। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक सेट फॉर द 4th राउंड ऑफ अमलगमेशन। तो 4th नंबर का फेज अमलगमेशन का स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ आरआरबीज हैं वो 43 है, इनको रिड्यूस करके हमें 28 करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया कौन कौन से देखो, आंध्र प्रदेश में 4 आरआरबीज को अमलगमेट किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में 3 आरआरबीज हैं। बिहार, गुजरात, जम्मू, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में 2 आरआरबीज आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले वन स्टेट वन आरआरबी गोल को पब्लिश किया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आरआरबीज के बारे में, तो पहली बार आरआरबी स्टैब्लिश किए गए थे 1975 में, 1975 में। तो 1975 में प्रथम बैंक पहला हमारे देश का आरआरबी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका पर्पस क्या था? रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना। इसमें जो शेयर होल्डिंग होती है वो 50, 35 एंड 15 होती है। 50% शेयर होल्डिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, 15% आपकी शेयर होल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट की होती है और 35% जो शेयर होल्डिंग होती है वो स्पॉन्सर बैंक की होती है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कब से आया कि अमलगमेट करना चाहिए आरआरबीज को? तो इस कॉन्सेप्ट की अगर हम थ्योरी समझते हैं तो देखेंगे 2001 की बात है। 2001 में एक कमेटी का फॉर्मेशन होता है, डॉक्टर व्यास कमेटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरआरबी के अमलगमेशन से रिलेटेड कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल है, सो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर व्यास कमेटी। 2001 में फॉर्म हुई थी। इन्होंने कहा था कि हमें आरआरबी को, जो अलग अलग आरआरबीज हैं, अलग अलग स्पॉन्सर बैंक हैं, तो उनको हमें मर्ज करना चाहिए। और जो मर्जर की प्रोसेस है वो 2004-5 से स्टार्ट हुई थी पहले फेज में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 2020-21 में वापस से अमलगमेशन किया था। तो हमारे देश में 196 आरआरबीज थे, इनको हम 43 लेकर आए और हमारा टारगेट है 28 आरआरबीज में कन्वर्ट करना। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। आरबीआई मेंटेन एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक एज डीसिब। अब ये क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। अब ये वो बैंक होते हैं जो बहुत ज्यादा असेट साइज रखते हैं और अगर ये फेल हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे बैंक्स को हम डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहते हैं। तो आरबीआई ने कहा है कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक कंटिन्यू इन्हें क्लासिफाई किया गया है एज अ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। आरबीआई ने एसबीआई को 2015 में, आईसीआईसीआई बैंक को 2016 में एंड एचडीएफसी बैंक को 2017 में इंक्लूड करने का काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्च रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग। अब यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पार्टनरशिप की है, किसके साथ? स्विफ्ट के साथ। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पार्टनरशिप की है विद स्विफ्ट और इंट्रोड्यूस किया है ऑनलाइन ट्रैकिंग। अगर आप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करते हो तो मनी ट्रांसफर को आप रियल टाइम में ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हो। दिस सर्विस पोजीशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ऑफर एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जिससे हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था मुंबई, महाराष्ट्र में एंड वी वैद्यनाथन आपको एमडी एंड सीईओ देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विस लॉन्च स्मार्ट गोल्ड फॉर डिजिटल गोल्ड परचेज। तो स्मार्ट गोल्ड किसने लॉन्च किया है? जियो फाइनेंशियल सर्विस ने लॉन्च किया है। इसमें कोई भी कस्टमर डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकता है। क्या कर सकता है कस्टमर? डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकता है
ठीक है, आप यहाँ पर 1 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है, मिनिमम 1 रुपी से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आप फ्रिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट करोगे, जब अच्छा खासा फंड हो जाए तो आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, और बाद में अगर आपको लगता है कि इस डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराना है तो इनके स्टोर पे जाके फिजिकल गोल्ड भी परचेस कर सकते हो। तो ये फीचर यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। सॉरी 1 रुपी नहीं, 10 रुपी के साथ। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 रुपी के साथ यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। So Jio Financial Service has introduced Smart Gold as a feature on Jio Finance app. It allows customer to buy digital gold. User can invest in a gold starting from just 10 rupees and providing an accessible entry point for many. क्लियर है? तो आप यहाँ पे बदले में कैश, गोल्ड कॉइन और ज्वेलरी भी परचेज कर सकते हो। जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप फिजिकल गोल्ड को परचेज कर सकते हो, और 24 कैरेट आपको फिजिकल गोल्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मिनिमम आपकी होल्डिंग जो है फिजिकल गोल्ड के लिए वो 0.5 ग्राम्स, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 एंड 10 ग्राम्स तक होनी चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव 10,700 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एफसीआई। अब यहाँ पे बात हो रही है एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब होता क्या है, एफसीआई, हमारे देश में एक एक्ट चलता है जिसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब का है, तो ये एक्ट आपको 2013 का देखने को मिलेगा। इसके अंदर जैसे कई सारी स्कीम है, आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जिसमें 5 kg ग्रेन प्लस 1 kg दाल प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपको इसको मेंटेन करना है, सप्लाई चेन इंश्योर करनी है, आपको वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होगी, आपको फार्मर से इनको प्रोक्योर करना पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो लोन की जरूरत तो होती है, पैसे की जरूरत तो होती है। तो उसी की रिकॉर्डिंग ये बात की जा रही है कि यहाँ पर हम अपने जो इक्विटी है उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव 10,700 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका पर्पस क्या है, रिड्यूसिंग इट्स रिलायंस ऑन हाई इंटरेस्ट डेट फॉर द फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने बर्डन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट, IRDAI extend the implementation deadline of IFRS 17 to FY 27। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आखिरकार ये IFRS होता क्या है, जिसे हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्टैंडर्ड के बारे में। IFRS 17, it is an accounting standard that offer framework for reporting insurance contract। ठीक है, इस फ्रेमवर्क को सबसे पहले 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक लंदन बेस्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसको तैयार किया था। तो यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस फर्म होती है उसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और हर एक जो इंश्योरर्स है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है उनके पास भी होनी चाहिए। आप कोई पॉलिसी परचेस करते तो आपके पास पूरी गाइडलाइंस उस पॉलिसी की मेंशन होना जरूरी है। इट एम टू इंश्योर दैट एंटिटी प्रोवाइड अ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट रिप्रेजेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट्स फेथफुल मैनर। तो IFRS 17 इफेक्ट में कब आया, 1 जनवरी 2023 में आया था। ठीक है, अब इसकी जो टाइमलाइन है, मतलब इसकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है बाय द IRDAI। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक? 26-27 मतलब FY 27 तक के लिए एक्सटेंशन किया है, जिससे हमारे देश के जितने भी बैंक्स हैं, स्पॉन्सर बैंक हैं, नॉन बैंक इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो सभी इस रेगुलेशन को अप्लाई कर सके। ठीक है, पहले टाइमलाइन FY 25 की थी, इसको बढ़ाकर FY 27 कर दिया गया है। IRDAI का फॉर्मेशन 1999 में हुआ था, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, देवाशीष पांडा आपको चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया है पेगाट्रॉन कंपनी के स्टैक को। और पेगाट्रॉन जो कंपनी है ये हमारे देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, तो टाटा एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन पेगाट्रॉन आईफोन प्लांट इन द तमिलनाडु। तो पेगाट्रॉन का प्लांट कहाँ था? तमिलनाडु में था। इसकी असेंबली लाइन चेन्नई में थी, और इसके 60% स्टेक को एक्वायर कर लिया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने। ठीक है, हमारा टारगेट है कि इंडिया को आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 5 मिलियन आईफोन एनुअली प्रोड्यूस करने की है। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक PNB बिकम अ PCAF सिग्नेटरी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हमारे देश का दूसरे नंबर का पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है
जिसने PCAF फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया है, मतलब पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF फ्रेमवर्क को ज्वाइन करने वाला सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। पहला बैंक कौन सा है? तो फर्स्ट बैंक आपको मिल जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पहला बैंक है। इसका क्या मतलब होता है? कोई भी बैंक जब इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन करता है तो वो इस बात की इंश्योरिटी देता है कि वो उनका जितना भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा वो लोन प्रोवाइड करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज के डायरेक्शन में या क्लाइमेट फाइनेंसिंग के डायरेक्शन में, जहां से हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सके, कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सके, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये आपके ग्लोबल नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया टू ओवरटेक जापान एज अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि IMF की है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसमें इन्होंने प्रेडिक्शन दिया है। क्या प्रेडिक्शन दिया है? कि बहुत जल्दी इंडिया जापान को ओवरटेक कर लेगा और वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन FY 2025। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हमारा देश फोर्थ नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द IMF, तो आंसर हो जाएगा 2025 तक। करेंटली इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप नंबर पे तो हमेशा की तरह यूएसए ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यूएसए आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इरडई के चेयरमैन जो है देवाशीष पांडा, उन्होंने पिच किया है कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI लेकर आई जाए, क्योंकि यहाँ पे इरडई का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल कि 2047 तक हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस पॉलिसी हो। तो इसके लिए हमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को अगर बढ़ाना है, रिमोट एरिया रूरल इंडिया में पहुंचाना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा फंडिंग और फाइनेंसिंग की जरूरत यहाँ पर होगी। तो इन्होंने पिच की है कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI हो। अभी आपको 74% देखने को मिलेगी, इसको 100% करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। क्लियर हो रहा है इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट, अब RBI ने KYC नॉर्म्स को भी अपग्रेड किया है। RBI अपडेट KYC रूल टू इनहांस वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो नो योर कस्टमर प्रोसेस, जिसको हम KYC प्रोसेस कहते हैं, इसमें कुछ माइनर से अमेंडमेंट किए हैं RBI ने। आइए उन अमेंडमेंट्स को हम एक एक करके जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बोला गया है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यस, सिंप्लीफाई प्रोसेस फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए कोई भी हजल वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है KYC तो आपको इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी एक बैंक में जाकर अपने अकाउंट को ओपन किया था, आपने KYC कराया था, आप उसी बैंक के अंदर अगर दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको फिर से KYC कराने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ, आप किसी दूसरे बैंक में जाके वहां से दूसरी सर्विसेज लेते हो तो आप दूसरे बैंक में KYC कराओगे, लेकिन जिस एग्जिस्टिंग बैंक में आपकी KYC है तो आपको वापस से KYC कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बोला है जो हाई रिस्क कस्टमर्स हैं, जहां पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे हाई रिस्क जो कस्टमर्स हैं उनको हर 2 साल में अपने KYC को अपडेट कराना चाहिए। मीडियम रिस्क कस्टमर के लिए 8 साल और लो रिस्क कस्टमर के लिए 10 साल में आपको KYC अपडेट कराने की जरूरत है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग भी KYC कराते हैं, तो हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रिक्वायरमेंट है कि वो CKYCR में रजिस्ट्री करें। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कि आपको कस्टमर का जो KYC डेटा है वो CKYCR पोर्टल में अपलोड करना है, जिसको हमने ओपन किया, मतलब ऐसे अकाउंट जो कि 1 जनवरी 2017 के बाद ओपन हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बोला है जो हाई रिस्क अकाउंट है जिसमें मल्टीपल टाइम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चेक डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उनकी आपको निगरानी रखनी है, उनको आपको सुपरविजन में रखना है, ये बात यहाँ पे बोली है। फिर क्या बोला है यहाँ पे, UAPA मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर क्या बोला है कि जो एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट होती है तो उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। द डेजिग्नेशन ऑफ द सेंट्रल नोडल ऑफिसर, द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हैज बीन अपडेटेड फ्रॉम द एडिशनल सेक्रेटरी टू द ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट। तो यहाँ पे पोस्ट को अपडेट किया गया है, ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। डन। नेक्स्ट, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बॉन्ड, जिनकी वैल्यूएशन $100 बिलियन की है, उसको इशू किया है।
जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि बॉन्ड्स आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जब किसी बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को या किसी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फंड बॉन्ड को इशू करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट टूल आपको देखने को मिलते हैं। हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड रेज हो जाता है और उस फंड का वो इस्तेमाल करते हैं। अगर बॉन्ड के जरिए जो फंड यूज हुआ है, अगर आप उसको क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको हम ग्रीन फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। अगर आप इसको ओशियन को या फिर मरीन पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, मरीन जो आपका प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको खत्म करने के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम ब्लू फंड भी बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इन्होंने पहला बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर फोकस्ड बॉन्ड इशू किया है $100 मिलियन का। और इस फंड का इस्तेमाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जो कि एशिया पैसिफिक एरिया के जो कंट्रीज हैं, एशिया पैसिफिक एरिया की जो कंट्रीज है उनके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में इसका खर्चा किया जाएगा। ठीक है। The bond was announced at the 16th Conference of Party for the Convention on Biological Diversity। तो यहाँ पे जो COP 16 मीटिंग हुई थी कोलंबिया में, वहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस बात को अनाउंस किया है। ठीक है। और ये 10 ईयर्स के बॉन्ड होंगे। कितने ईयर्स के होंगे, कितना समय है इसका मैच्योरिटी पीरियड, तो 10 ईयर के बॉन्ड होंगे। और इन बॉन्ड की थीम है बॉन्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है इतनी चीजें। The bond issuance purchased by Japan-based Dai-ichi Life Insurance Company Limited and arranged by France-based Credit Agricole इसको मैनेज करेगा। ठीक है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस की थी। चलिए नेक्स्ट है, ये है हमारा डिज्नी हॉटस्टार, आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे डिज्नी के जो भी असेट्स है इंडिया में, उनको एक्वायर किसने कर लिया है, रिलायंस ने कर लिया है $8.5 बिलियन की डील के साथ। तो $8.5 बिलियन merge of Disney and Reliance Industry was completed with the Nita Ambani taking over the chairman of the joint venture। जॉइंट वेंचर की चेयरमैन कौन है, नीता अंबानी देखने को मिलेंगी, वहीं उदय शंकर आपको वाइस चेयरमैन मिलेंगे इस जॉइंट वेंचर के। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या इतिहास रहा है, क्या इसका रोल रहा है हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, किस तरीके से आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इन्फ्लेशन को रेगुलेट करती है, आरबीआई के डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या हैं, इनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हैं, लोगों को नहीं पता। आरबीआई के बारे में लोगों को नहीं पता, तो आरबीआई चाहता है 90 ईयर्स हमारे हो गए हैं, लोग हमारे बारे में जाने, इसके लिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पर स्टार इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है। ठीक है। स्टार इंडिया टू प्रोड्यूस वेब सीरीज ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टार इंडिया जो है वो वेब सीरीज आरबीआई पर पब्लिश करेगी। इसका पर्पस है कि आरबीआई का रोल इंडिया की इकोनॉमी में क्या है, और हमारा पर्पस है कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी स्ट्रांग हो, लोगों को फाइनेंशियल टर्म के बारे में पता चले। इसलिए 6.5 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। मतलब आरबीआई ने 6.5 करोड़ रुपीस किसको दिया है, स्टार इंडिया को दिया है। और स्टार इंडिया जो है वो आरबीआई के ऊपर वेब सीरीज बनाएगा, जो कि हर एक एपिसोड जो होंगे 5 एपिसोड्स होंगे, और 5 एपिसोड, हर एक एपिसोड 25 से 30 मिनट पे होगा, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मनरेगा स्कीम। अब यहाँ पे मनरेगा स्कीम के रिगार्डिंग में कुछ हाइलाइट्स पब्लिश किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हैज इंक्रीज इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो इन्होंने कहा है कि मनरेगा के अंदर पर जो आपके परसेंटेज होते हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, वो इंक्रीज हुए हैं लास्ट 10 डेज में, लास्ट 10 ईयर्स में। 2006-7 में अगर आप देखोगे, 2006-7 से 2014 तक टोटल 1660 करोड़ परसेंटेज हमने आपको जॉब प्रोवाइड की थी। लेकिन यही डेटा 2015 से लेकर 2013 के बीच में बढ़कर कितना हो गया है, 2923 पर्सन्स को, करोड़ पर्सन्स को हमने यहाँ पे गारंटी जॉब प्रोवाइड की। इतने डेज हमने मतलब आपको जॉब प्रोवाइड की है। ठीक है। जो कि 76.1% परसेंट डे इंक्रीज हुआ है मनरेगा की रिपोर्ट के अनुसार। इसमें यह भी बात मेंशन की गई है कि मनरेगा के अंदर जो बजट अलॉटमेंट होता है, बजट अलॉटमेंट भी इंक्रीज हुआ है। 2013-14 में बजट 33,000 करोड़ था, और 24-25 में मनरेगा के अंदर जो आपका बजट अलॉटमेंट है वो 86,000 करोड़ रुपीस बजट है। तो यहाँ पे 7% हमारे बजट में इंक्रीमेंट देखा गया है। सॉरी, वेज रेट भी हमारे जो है वो 7% इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। मनरेगा की बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा है। इसको पहले नरेगा की तरह लॉन्च किया गया था,
2006 में, और 2009 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, डन। इसके अंदर 100 डेज का वर्क प्रोवाइड किया जाता है रूरल इंडिया में। नेक्स्ट, कैश फ्री पेमेंट सिक्योर एनपीसीआई सर्टिफिकेशन फॉर यूपीआई स्विच सर्विस। अब यहां पे देखिएगा, जो हमारे अलग अलग प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं और उनकी जो कोर बैंकिंग सिस्टम है, तो किसी भी कोर बैंकिंग सिस्टम में यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है, और यूपीआई ट्रांजेक्शन करने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका नाम दे दिया हमने यूपीआई स्विच। तो ये जो एनपीसीआई ने कैश फ्री को अलग अलग बैंक्स की कोर बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए एज अ यूपीआई स्विच सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया है। This will allow Cash Free to directly integrate with any bank core banking software and offer high transaction success rate. तो इनका कहना है कि हम 12,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड मैनेज कर सकते हैं। तो अलग अलग बैंक्स की कोर बैंकिंग के साथ हम एसोसिएट होके उनके ट्रांजेक्शन को फास्ट बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे एंड सिक्योर बनाएंगे। तो इसलिए इनको ये लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ZenWise लॉन्च यूपीआई पेमेंट फॉर सीनियर सिटीजन विद सिक्योर इंटरफेस। अब यहाँ पे जेनवाइज ने एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है और एक नया पोर्टल, एक नया एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन के लिए ओपन किया है। किसके लिए? ये सीनियर सिटीजन के लिए ये पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। जेनवाइज हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ यूपीआई पेमेंट ऑन इट्स ऐप फॉर सीनियर सिटीजन। इंडस्ट्री का ये पहला इंट्रोडक्शन है कि यूपीआई अलग से हमने लॉन्च किया है फॉर द सीनियर सिटीजन, जिसमें उनको सिंपल इंटरफेस मिले, सिक्योरिटी भी हो और उनको साइबर फ्रॉड के बारे में अवेयरनेस भी मिल सके। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है। नेक्स्ट आता है आरबीआईएच। आरबीआईएच आरबीआई की ही एक सब्सिडरी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। इन्होंने म्यूल हंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एड बैंक इन डिटेक्टिंग फ्रॉडुलेंट मूल अकाउंट। तो यहाँ पे म्यूल हंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर इन्होंने इंटीग्रेट किया है, एक मशीन लर्निंग टूल डेवलप करने का काम किया है, जिससे आसानी से हम म्यूल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, फ्रॉड वाले जो अकाउंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके, डिटेक्ट कर सके और उनको ब्लॉक कर सकें। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब ने क्रिएट किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मॉडल, जिसका नाम है म्यूल हंटर एआई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूल हंटर एआई किसका एप्लीकेशन है या किसने इसको डिजाइन किया है, तो करेक्ट आंसर इज आरबीआईएच ने इसको लॉन्च किया है, जिससे हम यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर सके जो म्यूल अकाउंट से उनको आइडेंटिफाई कर सके और इनको ब्लॉक कर सके। अब म्यूल अकाउंट क्या होते हैं? तो जो लोग टेररिस्ट फंडिंग करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्या करते हैं? सिंपल, यहाँ पे एक पोस्ट करते हैं, कंपनी बनाते हैं, फेक पोस्ट करेंगे अलग अलग जगहों पे कि हमने वैकेंसी निकाली है, हमें कस्टमर मतलब हमें एम्प्लॉय की जरूरत है, लाइक दिस, और उनको यहाँ पे हायर करेंगे। अब उनके बैंक अकाउंट को यूज करके वो अलग किसी बैंक अकाउंट में, फिर अलग किसी बैंक अकाउंट में, और फाइनली टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करेंगे। इससे क्या होता है? सोर्स का पता नहीं लग पाता कि एक्चुअली वो कौन लोग हैं जो टेररिस्ट फंडिंग कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके के अकाउंट्स को हम म्यूल अकाउंट कहते हैं, राइट? तो म्यूल अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट यूज्ड बाय द क्रिमिनल टू लॉन्डर मनी और ट्रांसफर इलिसिट फंड। द अकाउंट होल्डर often refer as a money mule may be unaware that the account is being used for the illegal activity। तो जिन पर्सन को हायर किया है या जिनके पर्सन के अकाउंट यूज हो रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि उनके अकाउंट से इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, criminal recruit money mules through the job advertisement, social media and other means and promising easy money for the transferring fund। क्लियर? ये बात यहां पर मेंशन की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, HDFC सिक्योरिटी एंटर वेल्थ एडवाइजरी बिजनेस विथ लॉन्च ऑफ HDFC ट्रू। तो HDFC ट्रू किसने लॉन्च किया है? HDFC सिक्योरिटी ने लॉन्च किया है। HDFC सिक्योरिटी लिमिटेड HDFC बैंक की ही एक सब्सिडरी या सहायक कंपनी है। बेसिकली ये वेल्थ एडवाइजरी सेक्टर में इन्होंने अपने कदम रखे हैं। ठीक है, वेल्थ एडवाइजरी सेक्टर के लिए मतलब लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, एडवाइस की जरूरत है, तो यहाँ पे HDFC ट्रू को लॉन्च किया है। और इस वेल्थ एडवाइजरी HDFC सिक्योरिटी के हेड कौन होंगे? प्रणव। इनका नाम है प्रणव उनियाल, आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? वो सारे लोग जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है, 18 करोड़ से लेकर 400 करोड़ रुपए तक का पैसा है, तो आप यहाँ पे हमसे एडवाइस लो, हम आपको बताएंगे कहाँ पे फंड इन्वेस्टमेंट करना है। सिंपल सी कहानी है। चलिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च मल्टीलैंग्वेज मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट
तो एनएसई ने रिसेंटली 12 इंडियन भाषाओं में 12 इंडियन लैंग्वेजेस जिसमें असमी, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी आपको देखने को मिलेगी। तो 12 अलग-अलग भाषाओं में इन्होंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इनकी वेबसाइट भी 12 भाषाओं को सपोर्ट करेगी। इसका पर्पस है कि यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज वाले लोग हैं, जो रीजनल लैंग्वेज को समझते हैं, वो लोग भी आए और इन्वेस्टमेंट करें सिक्योरिटी मार्केट में। ठीक है, एनएसई के एमडी और सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक टू इन्वेस्ट $2 बिलियन टू डबल प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 2 मिलियन टन। अब हिंदुस्तान जिंक, ठीक है, जो कि वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है, ये $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है आने वाले सालों में। इनका टारगेट है कि जो जिंक का प्रोडक्शन है वो डबल हो जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी हो जाए? 2 मिलियन टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाए। ऐसा हमें अरुण मिश्रा ने बताया है। अरुण मिश्रा जो कि कंपनी के सीईओ हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा टारगेट है कि 1.2 मिलियन टन जिंक का प्रोडक्शन हो बाय द 2025, फिर 1.35 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन हो बाय द 2026, 1.8 ट्रिलियन टन, 1.8 मिलियन टन हमारा जिंक का प्रोडक्शन हो 2027, और फिर उसके बाद हमारा टारगेट है कि 2 मिलियन टन का हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। इसलिए $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान जिंक करने वाली है। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे। फिर से एक बार आपको रिमाइंडर दिला रही हूँ कि अगर आपको इसका मैगजीन प्लस 150 एमसीक्यू चाहिए है तो आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां पर मैगजीन सेक्शन में जाइएगा और इस मैगजीन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। आपके हर एक एग्जाम के लिए ये बैंकिंग करंट अफेयर्स यूजफुल हैं। ओके है जी। चलिए, और वीडियो पसंद आ रहा है अगर तो एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी हम एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक लॉन्च ई बैंक गारंटी फैसिलिटी। तो पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को लॉन्च किया है और जिसके लिए पार्टनरशिप की है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये ई बैंक गारंटी फैसिलिटी क्या होती है? तो आप अगर पहले क्या होता है, पेपर बेस्ड आपको गारंटी देखने को मिलती है, आपको बैंक में प्रेजेंस होना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाके यहाँ पर ई बैंकिंग गारंटी पा सकते हैं और अपने जो ट्रांसमिशन हैं उनको ट्रांसपेरेंसी से मेंटेन कर सकते हैं, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब बैंकिंग सेक्टर में कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए, जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने रिसेंटली स्मार्ट गोल्ड को लॉन्च किया है। वैसे यहाँ पे देखेंगे आप, मोबिक बिक ने रिसेंटली फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट लॉन्च किया है 9.5% इंटरेस्ट के साथ। इंडियन ओवरसीज बैंक ने महिला सक्षम स्कीम को लॉन्च किया है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। मेगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस ने डबल सुरक्षा अफोर्डेबल इंश्योरेंस फॉर एवरी इनकम ग्रुप लॉन्च किया है। एंड बीओबी ने 400 डेज का उत्सव डिपॉजिट स्कीम मतलब एफडी लॉन्च की है, उत्सव डिपॉजिट। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन लॉन्च नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। तो रिसेंटली निर्मला सीतारमन जी ने एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किसने कराया था? तो सबसे पहली बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो है ही, इसके अलावा है सिडबी। सिडबी मतलब हो गया आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। इन्होंने मिलकर इस एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया था। हम इसका पर्पस है हमारे देश में हमारे जो एमएसएमई है उनकी ग्रोथ को प्रमोट करना। अब हमारा जो सिडबी होता है, तो सिडबी का काम ही होता है कि हमारे जो माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनको बूस्ट करना, उनको प्रमोट करना। इसलिए बोला गया कि हम यहाँ पे सिक्स नई सिडबी की ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। तो वर्चुअली 6 नई सिडबी की ब्रांचेस को ओपन किया गया है। कहाँ पर? कर्नाटका में। कर्नाटका में सिडबी की 6 नई ब्रांचेस को ओपन करने का काम किया गया है। इसके अलावा 4 नारी शक्ति ब्रांचेस को भी ओपन किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर और विशाखापट्टनम में वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसके अलावा कैनरा बैंक का एक लर्निंग सेंटर भी ओपन किया गया है बेंगलुरु में। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे यूनियन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ टारगेट भी सेट किए हैं हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनबीएफसीज हैं उनका टारगेट है कि वो एमएसएमई सेक्टर में
एडिशनल 1.5 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेंगे करेंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब इतना और लोन आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके अलावा बोला है बैंक एंड एनबीएफसी शुड एम टू टोटल क्रेडिट ग्रोथ 5.75 लाख करोड़ रुपीस टू 5.75 लाख करोड़ रुपीस इन 2024-25। अभी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं एनबीएफसीज उनको 5.75 लाख करोड़ रुपीस का लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द एमएसएमई सेक्टर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2025-26 के लिए हमारा टारगेट कितना है, 6.21 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 2026-27 के लिए हमारा टारगेट कितना है, तो इसके लिए हमारा टारगेट 7 लाख करोड़ रुपीस का आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? डन। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एडवोकेट रिलैक्सेशन ऑफ एंजल फंड रेगुलेशन टू सपोर्ट स्टार्टअप फाइनेंसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंजल फंड क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके पास काफी सारा पैसा है और वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर आर वेल्दी इंडिविजुअल हु प्रोवाइड कैपिटल, जो हमें हमारे बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और बदले में हमारे कंपनी के शेयर या उसकी ओनरशिप लेते हैं कुछ परसेंटेज, उन्हें हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। अभी तक क्या नॉर्म्स थे, अभी तक नॉर्म्स थे कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 25 लाख रुपए तो एंजल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी, 25 लाख रुपीज थी कि किसी भी एंजल इन्वेस्टर को कम से कम 25 लाख रुपए तो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने होंगे, ये मिनिमम है। अब इसको यहाँ पे चेंज कर दिया है, 25 लाख से घटाकर इसको 10 लाख रुपीस कर दिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा और लोग एंजल इन्वेस्टर्स जो है अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करें और हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट हो। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एडवोकेट रिलैक्सेशन ऑफ एंजल फंड रेगुलेशन टू सपोर्ट स्टार्टअप फाइनेंसिंग, और इन्होंने कहा है कि एसबीआई ने एलिमिनेट कर दी है मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट 25 लाख रुपए की और इसको रिड्यूस करके 10 लाख रुपीस कर दिया गया है, ठीक है। एंड सेबी सजेस्ट इंक्रीजिंग द कैप फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिंगल स्टार्टअप फ्रॉम 10 लाख करोड़ रुपीस टू द 25 करोड़ रुपीस। तो पहले मैक्सिमम आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो वो 10 करोड़ था, इसको भी इंक्रीज करके 25 करोड़ रुपीस करने की बात की गई है बाय द सेबी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे आरबीआई की एक और रिपोर्ट है, ठीक है। आरबीआई की एक और रिपोर्ट है जिसका नाम है सिविक बॉडी नीड मेजर रिफॉर्म टू इनहांस रेवेन्यू सोर्सेज, आरबीआई रिपोर्ट। तो आरबीआई की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। अब यहाँ पे हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं उनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत कम होते हैं, उन्हें डिपेंड करना होता है सोर्सेज के लिए स्टेट ग्रांट पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स पे। तो ऐसा कुछ इकोसिस्टम जनरेट हो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट कर सकें, तो उसी पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है बाय द आरबीआई। क्लियर है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर ओन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, तो आरबीआई ने पब्लिश किया है। और इसमें इन्होंने बताया है कि 232 हमारे देश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और ये डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट्स पे और उनकी ग्रांट्स पे, ठीक है। इनके खर्चे काफी ज्यादा हैं लेकिन इनका रेवेन्यू बहुत कम है, इनको टैक्स वगैरह से जो रेवेन्यू आता है वो काफी कम है। यहाँ पे बोला है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब जहां से सोर्सेज हैं इनकम के, वो इंक्रीज हुआ है 20%, लेकिन रेवेन्यू इंक्रीज होने के साथ साथ इनका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ है 13.9%। ये बात आरबीआई की रिपोर्ट में मेंशन की गई है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम फॉर $1.25 बिलियन इन इंडियाज बिगेस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड लोन ऑफ 2024। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हमें $1.25 बिलियन फंड को बोरो करने की रिक्वायरमेंट है, वो भी डॉलर डिनोमिनेशन में। तो अभी तक किसी भी इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने इतनी ज्यादा डिमांड नहीं की है, इतना ज्यादा फंड कभी भी या लोन कभी भी कैरी करने का काम नहीं किया है, वो भी डॉलर्स में। तो ऐसा किसने कहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम आने वाले समय में $1.25 बिलियन का लोन बोरो करेंगे, वो भी डॉलर्स में। और ये लोन कौन प्रोवाइड करेगा? तो 5 ईयर के लिए लोन अरेंज करेगा सीटीबीसी बैंक, एचएसबीसी होल्डिंग एंड द ताइपे फुबॉन बैंक। ये 5 सालों के लिए एसबीआई के लिए फंड अरेंज करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च की है जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट, ठीक है। तो जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड बैंक की है। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब मनसुख मंडाविया जी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है।
ठीक है, इसमें हमारा टारगेट है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, और हमारे जो फोकस एरियाज हैं वो 6 स्टेट है। कौन कौन से हैं 6 स्टेट? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। यहाँ पर जो कक्षा 9 से लेकर 12, मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं, उनको बेसिकली सिखाया जाएगा कि आप अगर 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, किस किस डायरेक्शन में आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली उन स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाएगा फॉर द डाइवर्स कैरियर ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि केवल इंजीनियरिंग करनी है या केवल यही काम करना है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता। तो 9 से लेकर 12th क्लास के बच्चों को अवेयरनेस दिलाई जाएगी बेसिकली अंडर दिस वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड डेडलाइन फॉर बैंक्स एंड एटीएम ऑपरेटर्स टू इंप्लीमेंट कैसेट स्वैप मैकेनिज्म। तो यहाँ पर एक कैसेट देख रहे हो आप, इसमें पैसा रखा जाता है, जो एटीएम मशीन्स होती हैं उनमें एक कैसेट होती हैं, और जब कैसेट में पैसा खत्म हो जाता है तो हम बोलते हैं ना, एटीएम में तो पैसा नहीं बचा, एटीएम से पैसा खत्म हो गया। तो यही है आपका ये कैसेट। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स एंड एटीएम ऑपरेटर को कुछ और एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया है फॉर द कैसेट स्वैप मैकेनिज्म, जिससे जो कैश शॉर्टेज की प्रॉब्लम एटीएम में होती है उसको खत्म किया जा सके। एक्चुअली 2018 में 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को कहा था, और एटीएम जो ऑपरेटर से उनको कहा था कि आपको कैसेट स्वैप मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करना है, वो भी फेज्ड मैनर में। ठीक है, जिसकी डेडलाइन 31 ऑफ मार्च 2021 थी, अब यहाँ पे डेडलाइन को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2025 कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक एटीएम में 3 सेट आपको 5 कैसेट्स के देखने को मिलते हैं, और हर एक कैसेट की कॉस्ट 15,000 से 20,000 रुपए की होती है। डन। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कैश कैश रिसाइकल मशीन होती है, तो कैश रिसाइकल मशीन जो एटीएम है उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो कैश रिसाइकल मशीन होती है वो एटीएम्स होते हैं जहां पे आप पैसा डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, मतलब डिपॉजिट भी कर सकते हो, क्रेडिट भी कर सकते हो। तो उनके पास तो ऑलरेडी कैश फ्लो है ना, इसलिए उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, बाकी रिमेनिंग एटीएम ऑपरेटर्स के लिए ये मैंडेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट है एसबीआई। SBI empower rural youth entrepreneur through the जागृति यात्रा 2024 to boost विकसित भारत। अब यहाँ पे देखिएगा, 8,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर की एंड 15 डेज की जागृति यात्रा फॉर विकसित भारत कौन कर रहा है? ये एसबीआई कर रहा है, और एसबीआई ने पार्टनरशिप की है जागृति यात्रा के साथ। 8,000 किलोमीटर की यात्रा होगी, ये 15 दिनों में खत्म होगी, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, जिसमें हमारा टारगेट है कि 500 यंग एस्पिरेंट, ठीक है, उनको यहाँ पे स्टार्टअप के लिए या उनके जो प्रोग्रेस के लिए मेंटोरशिप की जरूरत है, एक्सपर्ट की मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, एक्सपीरियंस पर्सन के साथ आपका लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा 152 रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिससे लगभग 11.5 लाख रूरल कैंडिडेट को फायदा हो। ठीक है, और अभी तक इन्होंने ये भी कहा है कि हमने मुद्रा लोन के अंदर 49,000 करोड़ रुपीस के फंड को भी डिसबर्स करने का काम किया है, ऐसा भी एसबीआई कहता है। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। एचडीएफसी बैंक एंड टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर साइबर सिक्योरिटी समिट को ऑर्गेनाइज किया था। कहां पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इन्होंने इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक इसकी भी शुरुआत की थी 17 ऑफ नवंबर से लेकर 23 ऑफ नवंबर के बीच में। एचडीएफसी बैंक ने स्टे सेफ स्टे विजिल करके एक कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एजुकेटेड पीपल की मदद से लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में अवेयरनेस दिलाई जा सके। नेक्स्ट है यूनिफाई। यूनिफाई असेट मैनेजमेंट कंपनी को रिसेंटली सेबी का अप्रूवल मिला है टू लॉन्च म्यूचुअल फंड ऑपरेशन। तो अब यूनिफाई जो असेट मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी है, उसको सेबी ने अप्रूवल दे दिया है कि अब ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी में म्यूचुअल फंड ऑपरेशन को कर सकती है। यूनिफाई कैपिटल का फॉर्मेशन 2001 में हुआ था, एंड शरत रेड्डी इसके फाउंडर आपको देखने को मिल जाएंगे, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली विजयवाड़ा बेस्ड दुर्गा कोऑपरेटिव बैंक अर्बन बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है? तो विजयवाड़ा बेस्ड दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का किया है, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट मनी नहीं थी लोगों के पैसे को देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लॉन्च क्लाउड सर्विसेज इन 2025 एमिंग टू चैलेंज ग्लोबल फर्म डोमिनेंस। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हमारे जो बैंक्स होते हैं, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें हमारा
या जो भी कस्टमर्स होता है उसका डेटा होता है, और डेटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड की जरूरत होती है, और क्लाउड को मेंटेन या क्लाउड जो मेंटेन करने वाली कंपनी है वो फॉरेन कंपनी है। तो एक तरीके से हमारा जो पर्सनल डेटा है, जो बैंक्स का डेटा है, वो फॉरेन कंपनीज के पास है। तो आरबीआई कहता है कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए हम यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज रेडी करेंगे, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमारा क्लाउड स्टोरेज मेंटेन करें, उस क्लाउड स्टोरेज को वो यूज करें, जिससे हमारा जो डेटा है वो दूसरी कंट्रीज के पास ना पहुंचे। क्लियर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लाउड सर्विसेज को लॉन्च करने का फैसला लिया है 2025 तक। इसके लिए इन्होंने बिड, मतलब इसके लिए एक तरीके से बिडिंग की है कि अलग अलग जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जो कि क्लाउड सर्विसेज में रुचि रखते हैं, क्लाउड सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन इज दैट कि केवल इंडियन कंपनीज ही यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। फॉरेन एंटिटीज को अलाउ नहीं किया गया है बाय द आरबीआई, और इसके लिए इनका जो टारगेट है वो 229.74 बिलियन फंडिंग जुटाने का है अंडर द असेट डेवलपमेंट। ओके, द प्रोजेक्ट अलाइन विद द आरबीआई पुश फॉर लोकलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा सेंटर को मुंबई और हैदराबाद में स्टेब्लिश किया जाएगा, और इसके लिए अलग अलग लोकल इंडियन आईटी फर्म के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा। यहाँ पे बिडिंग के लिए केवल इंडियन एंटिटी ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, केवल वही यहाँ पे फंडिंग कर सकती हैं। नेक्स्ट है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास टर्म लाइकली टू बी एक्सटेंडेड फर्दर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है, उनका जो अभी टेन्योर है वो 10 दिसंबर 2024 में खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनके टर्म को एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। अगर एक्सटेंशन मिलता है, मतलब शक्तिकांत दास जी के टर्म को अगर एक्सटेंड किया जाता है, तो ये हमारे देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग सेंट्रल बैंक के गवर्नर बन जाएंगे सिंस सर बैनिगल रामा राव। सर बैनिगल रामा राव 7.5 ईयर तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, 1949 से लेकर 1947 के बीच में। अगर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के टर्म को एक्सटेंड किया जाता है, तो ये भी आपके लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड बन जाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। शक्तिकांत दास जी हमारे देश के 25 नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के, और उनको 2018 में गवर्नर बनाया गया था। इसके अलावा ये 15 फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा ये वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऑल्टरनेटिव गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट करने का काम करती है। क्लियर? डन। आई नो सेशन लेंदी होते जा रहा है, लेकिन यस, हमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो समझनी पड़ेंगी ही आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है एनएसई रिलैक्स नॉर्म फॉर इनएक्टिवेट ट्रेडिंग अकाउंट्स। यहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो इनएक्टिवेट ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं उनके लिए नॉर्म्स को रीडिफाइन किया है। क्या रीडिफाइन किया है? पहले कहा गया था कि जो आपके अकाउंट से अगर उन्हें 12 मंथ तक, 12 मंथ तक कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए हैं तो वो आपके इनएक्टिवेट अकाउंट है, लेकिन ये जो 12 मंथ का क्राइटेरिया है इसको बढ़ाकर अब 24 मंथ कर दिया है। क्लियर हुआ? तो it has changed the timeline for marking an account as a inactive from the 12 month to the 24 months. ठीक है? As per the revised norm, trade in the IPO, mutual fund, sovereign gold bond, offer for sale and the buyback are also now considered as an active account for the trading. पहले अगर IPO अगर आप ले रहे हैं, sovereign gold bond ले रहे हैं, तो इनको एक्टिवेट अकाउंट कंसिडर नहीं किया जाता था इन द ट्रेडिंग, बट अब इनको भी एक्टिव अकाउंट कंसिडर किया जाएगा इन द ट्रेडिंग, क्योंकि हमेशा पहले इक्विटी अगर आप खरीद रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कमोडिटीज, करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ही आपके अकाउंट को एक्टिव अकाउंट कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब ये नॉर्म्स चेंज कर दिए गए हैं। एनएसई का फॉर्मेशन 1992 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। नाउ बात करते हैं पेटीएम। तो पेटीएम अब ग्लोबल हो चुका है। ग्लोबल हो चुका है मतलब अलग अलग देशों में ये यूपीआई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो 197 कम्युनिकेशन दैट ओन्स पेटीएम ब्रांड said Paytm user will be able to make UPI payment in selected international locations। तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉपुलर स्पॉट यूएई के, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशियस, भूटान एंड नेपाल में आप पेटीएम से यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो पेटीएम है वो ग्लोबल हो गया है। ठीक है, डन इतनी चीजें। और यहाँ पे जैसे कि आप किसी दूसरे देश में जाते हो, किसी ट्रिप पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप फ्रांस गए घूमने के लिए, मॉरिशियस गए, आपने वहां पे पेटीएम यूपीआई इंटरनेशनल लॉन्च किया और वहां से यूपीआई से ट्रांजेक्शन किए, और यहाँ पे जो वैलिड पीरियड है वो 90 डेज का है। 90 डेज बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा फॉर द सिक्योरिटी रीजन। तो आप उसमें ट्रिप की डिटेल और ट्रिप का ड्यूरेशन भी मेंटेन कर सकते हो कि कितने दिनों के लिए आपको यूपीआई इंटरनेशनल यूज करना है। सिंपल सी कहानी है। क्लियर है?
नेक्स्ट है एनटीपीसी एम्बिशियस ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान एमिंग फॉर 5 ट्रिलियन बाय द 2030। अब एनटीपीसी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी फॉर्मेशन कंपनी आपको देखने को मिलेगी, इनका टारगेट है कि हम सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए एनटीपीसी अपनी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ लॉन्च करने वाली है और ये आईपीओ 10,000 करोड़ रुपीस के होंगे। इनका टारगेट है $5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट लेकर आना बाय द 2030। ठीक है, तो एनटीपीसी की सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसके 10,000 करोड़ रुपीस के आईपीओ आए हैं, अभी बीच में आए थे, आपने आई थिंक सुना होगा, देखा होगा। ठीक है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट बात करेंगे public sector bank to introduce micro, small and medium enterprise credit model with loan range of 25 lakh rupees to the 5 crore rupees। तो यहाँ पे 9 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे कि बीओबी है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ऐसे कई सारे जो बैंक्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं लोन अप टू द 25 लाख रुपीस एमएसएमई सेक्टर के लिए। ठीक है, कई सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो लोन ऑफर करते हैं 25 लाख रुपीस से 5 करोड़ रुपीस तक, और कई सारे बैंक अप टू 25 करोड़ रुपीस का लोन प्रोवाइड करते थे। इन्होंने भी रेंज को या लिमिट को बढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट CBDT launch campaign to inform taxpayer on the undeclared foreign asset। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT ने यहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है कंप्लायंस कम अवेयरनेस कैंपेन फॉर 24-25, जिसमें वो सारे लोग जिनके फॉरेन असेट्स हैं तो उनको बोला गया है कि आप अपने फॉरेन असेट्स को यहाँ पर मेंशन करें, उसके बारे में बताएं, टैक्स चोरी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भरें। तो इसलिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। लास्ट में कुछ शॉर्ट न्यूज है, फिर हम एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है पीरामल पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इनको आरबीआई ने अप्रूवल दिया है टू सेट अप अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई सर्विस पीरामल पे। तो पीरामल पे इन्होंने शुरू किया है। एसएनपी ग्लोबल ने भारत की जीडीपी को फोरकास्ट किया है FY25 के लिए कितना 6.8%, वहीं FY26 के लिए जीडीपी फोरकास्ट हुई है 6.7% अकॉर्डिंग टू द एसएनपी। नेक्स्ट है डीबीएस बैंक। तो डीबीएस बैंक बेस्ट कंपनी फॉर द वीमेन इन इंडिया बन चुका है 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। ओके जी, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज ऑफ नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ की सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज को मैंने यहाँ पर एक सिंगल वीडियो में कवर कर दिया है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। चलिए अब क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड whom एज अ चीफ जनरल मैनेजर ऑफ इट्स न्यू दिल्ली सर्कल। तो दिल्ली सर्कल के लिए चीफ जनरल मैनेजर एसबीआई ने किसे अपॉइंट किया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवाशीष मिश्रा। नेक्स्ट है नवंबर में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, मतलब हमारा जो ओएनजीसी है, और इन्होंने आपका एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी 50:50 रेशियो में एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी किस कंपनी के साथ रेडी की है? तो ओएनजीसी ने किसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई है? तो आंसर हो जाएगा एनटीपीसी लिमिटेड के साथ, जिसमें ओएनजीसी और एनटीपीसी के 50:50 के शेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मूडीज के अकॉर्डिंगली FY24 में भारत की कितनी इकोनॉमी ग्रोथ रहेगी? तो मूडीज के अकॉर्डिंगली 7.2% हमारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो कितना इंक्रीज हो गया है? तो अभी हमारे देश का जो टोटल नवंबर की बात कर रही हूँ, दिसंबर में अब डेटा चेंज हो जाएगा, तो गोल्ड रिजर्व जो है हमारे पास वो कितना है? 855 मिलियन टन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है What was the percentage increase in the number of employee working in the overseas branch? तो अभी हमने आरबीआई का सर्वे देखा था। आरबीआई सर्वे में कहा था कि जो हमारे इंडिया की ओवरसीज ब्रांच है उसमें एम्प्लॉय का परसेंटेज 8.2% इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्मार्ट गोल्ड फीचर किसने लॉन्च किया है? तो स्मार्ट गोल्ड फीचर जिसमें आप डिजिटल गोल्ड को परचेस कर सकते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने इस फीचर को लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्वायर्ड शेयर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने पीएनबी हाउसिंग के कितने रुपए में शेयर्स को एक्वायर किया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 90 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली पार्टनर विद सोलेक्स एनर्जी टू फाइनेंस द सोलर प्रोजेक्ट। तो सोलर एनर्जी के साथ कोलैबोरेशन किसने किया है? एसबीआई ने किया है सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। Mutual fund become the first mutual fund house to surpass the 10 lakh crore rupees mark in average asset under management। तो वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने 10 लाख करोड़ रुपए के मार्क को क्रॉस किया? सो करेक्ट आंसर इज एसबीआई म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
वो कौन सा बैंक है जिन्होंने ई बैंक गारंटी फैसिलिटी लॉन्च की है विद द पार्टनरशिप ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, जिसमें आपको बैंक ब्रांच में प्रेजेंस होने की जरूरत नहीं है, ई स्टैंपिंग ई सिग्नेचर से काम चल जाएगा। तो पंजाब एंड सिंध बैंक इज द राइट आंसर। Next, in move aimed at enhancing the timely deployment of fund raised through the mutual fund scheme. During new fund offering period, the market regulator SEBI proposed a blank deadline for the fund management. तो fund management के लिए कितने दिनों की deadline SEBI ने decide की है? तो आंसर हो जाएगा आपका 30 days. Next है which bank has become the first bank in India to introduce real time tracking of the cross border money. तो क्रॉस बॉर्डर मनी की रियल टाइम ट्रैकिंग करने के लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सा बैंक है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वो कौन सी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जिन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया है टू यूजर टू डाउनलोड यूपीआई स्टेटमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द ऐप। यूपीआई स्टेटमेंट आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कहां पर आपने पैसा भेजा अपने एप्लीकेशन से। तो इसको लॉन्च किया है किसने? पेटीएम ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है which payment company has partnered with Indian company like Swiggy, Nykaa to enable international customer to make payment in India? तो इंटरनेशनल कस्टमर अगर स्विगी से नायका से पेमेंट करते हैं, कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो वो पेमेंट कर सकते हैं और ये फैसिलिटी दी है किसने? कैश फ्री ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है how much loan has been provided by the Asian Development Bank for the livelihood improvement project of Uttarakhand in November? उत्तराखंड में आपके लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन प्रोवाइड किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, $200। समटाइम आपको मेरे वॉइस पे थोड़ा इशू दिख रहा होगा क्योंकि मैंने पहले भी करेंट अफेयर्स में आपको मेंशन किया है कि मुझे थोड़ा छाले हो गए हैं, अल्सर हो गया है, तो उसके कारण बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो सम टाइम आपको वर्ड्स थोड़े से अजीब भी सुनाई दे सकते हैं, बट आप मैनेज कर लेना क्योंकि आपका कल पेपर है, वरना मैं इस वीडियो को आज नहीं बनाने वाली थी। कल आपका पेपर है, बस इसलिए हम आज यहाँ पे नवंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है which company will invest 550 crore rupees to develop solar and wind power capacity and related infrastructure टू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, वो भी विंड पावर और सोलर पावर का 550 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? टाटा कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, टाटा पावर। Who has been nominated as the CEO of DBS Bank India? So correct answer is option number C, Rajat Verma. Which organization has recently released the report on sources of revenue generation in municipal corporation, opportunity and challenges? तो अभी हमने इस रिपोर्ट को देखा था। करेक्ट आंसर इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन नवंबर 2024 किस बैंक ने जागृति यात्रा के साथ पार्टनरशिप की है? एक ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा है 8000 किलोमीटर की, 15 डेज की, फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। सो करेक्ट आंसर इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रिसेंटली आरबीआई ने यूपीआई पे 123 पे यूपीआई 123 पे की लिमिट को बढ़ा दिया है। 5000 रुपीज से करके कितना कर दिया है? 10,000 रुपीज कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज अनवील्ड द स्मार्ट कम्युनिकेशन ऐप? तो स्मार्ट कम्युनिकेशन ऐप किसने लॉन्च किया है जिसमें जिसमें कोई भी कस्टमर एजेंट आपस में इजिली इंटरेक्ट कर सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? सो करेक्ट आंसर इज पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वो कौन सा इंश्योरेंस कंपनी या कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने अपनी सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर स्टार आरोग्य डिजी सेवा की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा आपका स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। ये आपका सीएसआर इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। वो कौन सा बैंक है जो 50,000 करोड़ रुपीस को फंड को जनरेट कर रहा है थ्रू द डोमेस्टिक बॉन्ड ड्यूरिंग द FY25? स्टेट बैंक, पीएनबी, कैनरा और द इंडियन बैंक? करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।